नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूं और हिंदी से जुड़े हुए तमाम तरह के विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान करता हूं। एक समाधान आज लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं कि हिंदी में हाई स्कोर कैसे करें या परीक्षा की रणनीति तय कैसे करें, क्योंकि आप लोगों के पास दो तरह की बातें होती है बार बार। एक तो परीक्षा की सही रणनीति नहीं हो पाती है, दूसरा है आपको ये तो पता है कि आपको हाई स्कोर करना है, लेकिन कैसे करना है, कौन सी दिनचर्या फॉलो करें, किस तरह से अपने पढ़ाई का रूटीन बनाए कि हम हाई स्कोर के पथ पर, रास्ते पर आगे बढ़ पाए। इसके लिए मैंने बनाया है कुछ टिप्स, जो 6 टाइप्स हैं। आपके जीवन में जब भी आप अध्ययन में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, चाहे आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे हो, और जो अंतिम लक्ष्य है एक नौकरी प्राप्त करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा आप दे रहे हो, वहाँ पे आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे किसी विषय की तैयारी करें। तो मैंने बनाया है कि स्टडी प्लान बनाएं। सबसे पहला यही काम है आपके जीवन में कि आप सबसे पहला जो काम करिए, जब भी कोई लक्ष्य बनाइए तो उसका एक अपना स्ट्रक्चर तैयार करिए, उसकी एक कार्य योजना तैयार करिए। उसके बाद है खुद के नोट्स बनाना। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि पीडीएफ से, किताबों से ही पढ़ लेंगे, अपने नोट्स नहीं बनाते हैं। आपकी सफलता के लिए आपके अपने नोट्स, आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स, आज भी मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके बाद है ब्रेक जरूर लें। ऐसा ना हो कि पढ़ाई करते समय आपके मन में ऐसा आए कि आपको कोई ब्रेक ही नहीं चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए आपके मस्तिष्क को ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह एक स्मूथ गाड़ी चलने के लिए उसका ब्रेक होना भी जरूरी है। फिर है कॉन्सेप्ट को समझे। आज का जो पॉइंट है जिस पे मैं बात करूंगा, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट को बिना समझे प्रश्नों के हल करने की प्रवृत्ति आपके अंदर जो आ जा रही है वो बहुत खतरनाक है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझें। समय का चुनाव, कौन सा विषय किस समय पढ़ना है, कौन से तरीके से, कौन से पथ पर चलना है, इसका और एग्जाम के फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है। तो आज ये जो 6 पॉइंट है, इन पॉइंटों पे मैं चर्चा करूंगा, एक एक करके विस्तार से बताऊंगा, और आपको एसएससी जीडी का जो पाठ्यक्रम है उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए, पहला वाला जो टॉपिक है, देखिए एक बच्चा है जो किसी भी फॉर्मेट को समझना चाहे। जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई तैयारी करते हैं, तो उसकी सबसे खास बात यह होती है कि आप उसके फॉर्मेट को समझ लें। अगर आपने एग्जाम का फॉर्मेट समझ लिया तो यह आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कि आपको ये पता है एमसीक्यू पूछता है, कहां से पूछता है, किस सेगमेंट में कितना पूछता है। अगर आपने ये जान लिया तो आपको एग्जाम का फॉर्मेट पूछे जाने वाले प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों से परिचित होना चाहिए। तो जब भी आप कोई परीक्षा दे रहे होते हैं तो वह परीक्षा देते समय आपको क्या करना है भाई, ये आपके विभिन्न प्रश्नों की, जो प्रश्न का जो फॉर्मेट है उसको समझना होना चाहिए। इससे आपको अपने स्टडी प्लान बनाने में योजना मिलते हैं, क्योंकि यदि आपने सही तरीके से प्रश्नों को समझ लिया, किस सेगमेंट से कहां से आता है, तो आप ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। कोई भी परीक्षा, कोई भी कार्य योजना जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो देखो, जीवन में हर चीजें धीरे धीरे सीखी जाती हैं। मैं एक अध्यापक के तौर पे आपके जीवन में बदलाव करना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ पढ़िए नहीं, आपका काम है पढ़ने के साथ साथ सफलता की कार्य योजना बनाना। जैसे देखिए स्टडी प्लान बनाए। अब देखिए बहुत सारे बच्चों अनऑर्गेनाइज फॉर्म में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कभी हिंदी पढ़ना है, कभी इंग्लिश पढ़ना है, कभी मैथ पढ़ना है, कभी ज्योग्राफी पढ़ना है, कभी कुछ पढ़ना है, कभी कुछ नहीं आता है उसको ही पढ़ते जा रहे हैं। एक विषय के फोकस से सफलता नहीं मिलेगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक विषय पढ़ने से, जो आपका कमजोर विषय है वो पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी। जो कमजोरी है उसको दूर करके सभी विषयों में समान स्तर की योग्यता की मांग आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। तो ऐसे में आपका अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। कैसे पढ़ेंगे, कितना समय देंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, अगर कुछ प्लान करके किया जाए तो उसकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाती है। ये बात कहने में जितनी आसान है,
करना उतना ही मुश्किल है। प्रतियोगी परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा, बिना प्लानिंग के छात्र अपनी बचे हुए समय को, है ना, सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, आप अपनी दिनचर्या फिक्स करिए, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, उसकी अपनी एक कार्य योजना बनाइए। उस कार्य योजना के बाद कॉन्सेप्ट को समझना। पढ़ते समय कई बच्चे कहते हैं मैं 10-10 घंटे पढ़ता हूं, कई घंटे कहते हैं 12-12 18 घंटे मैं पढ़ता हूं, लेकिन क्या आपने किसी सफल व्यक्ति से पूछा है? वह अपनी दिनचर्या की वही घंटे पढ़ता है, 8 से 10 घंटे, जिसमें उसको कॉन्सेप्ट को समझना है। आपका मस्तिष्क कितनी देर में कौन सा कॉन्सेप्ट समझ जा रहा है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सुनिश्चित करें, सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में आपको सुनिश्चित करना है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। अगर आपको समझ आ गया तो क्या आप दूसरों को समझा पा रहे हैं, या दूसरे कॉन्सेप्ट को पहले वाले से अंतर कर पा रहे हैं, या कम समय में उस कॉन्सेप्ट को आप बता पा रहे हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद सामने रिकॉर्ड करिए, देखिए कि आपने कितने फैक्ट उसमें बताए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो नॉलेज का बेस है ना, देखो जो बेस होता है ना किसी भी परीक्षा को पास करने का, जो आपके मस्तिष्क की ऊर्जा है, उसका बेस पॉइंट ही बढ़ा देना, वो बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आपको एग्जाम में ज्यादा उन्नत प्रश्नों में देने में मदद करेगा। प्रैक्टिकल बेस्ड प्रश्नों की वर्चुअल लैब का सहारा ले। देखो कई बार होता है आप कई प्रश्नों के बीच में उलझ जाते हैं, आप तुरंत ऑनलाइन उसको सर्च करके आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये रणनीति अगर आप बनाते हैं, अब देखिए मैं एक बार बार कह रहा हूं, खुद के नोट्स आपको बनाना है। बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, पुराना वाला छूटते जाता है, आगे वाला याद होता जाता है। अब ये समस्या है कि आपका अपना फॉर्मुलाइज नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट बने नहीं होते, लिखे नहीं होते हैं। खुद के नोट्स अगर बन जाएं तो फॉर्मुलाइज हो जाता है, और फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के रूप में आपके मस्तिष्क में वो समाहित हो जाता है। तो पूरा का पूरा आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो रिवीजन करने में आपकी मदद करता है। आपकी मदद कौन कर सकता है भाई? रिवीजन करने में आपकी मदद हो सकती है ना, मदद हो सकती है आपकी रिवीजन करने में। ठीक बात है, ये बात आपने अगर समझ लिया। अब देखिए इसके बाद है अगला पॉइंट है समय का चुनाव। आप अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाते हैं उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी उम्र 30 साल है तो आपके लिए लक्ष्य अलग है, आपकी उम्र 25 साल है उसके लक्ष्य अलग है, आपकी उम्र 20 साल है उसके लक्ष्य अलग है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अमूमन बच्चा 20 साल के बाद वो आ जाता है, तो उसका लक्ष्य होना चाहिए कि उसके समय का चुनाव होना चाहिए, कौन सा किस समय विषय पढ़ा जाए। सबसे कठिन विषयों को कहा जाता है सबसे पहले पढ़ना चाहिए, जिससे आपका मस्तिष्क लोड लेने में, सक्रिय होने में समय ले और आप सीख पाएं। उसके बाद धीरे धीरे जो हल्के विषय हैं उनको पढ़ना। तैयारी कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई के समय के हिसाब का चुनाव करें, समझें कि अपनी बॉडी क्लॉक के मुताबिक। देखो एक बात यहां मैं कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादातर लोग समय समय करते हैं लेकिन बॉडी क्लॉक को नहीं समझते हैं। आपका जो शरीर है, आपका जो मस्तिष्क है, उसका अपना रूटीन है, अपना एक समय है। यदि आप उसके अनुसार कार्य योजना बनाएंगे तो पढ़ने में, पढ़ाई का टाइम में मन सेट हो जाएगा। जिस टाइम पर आपको ज्यादा फ्रेशनेस, ताजगी महसूस हो, आप उस समय का चुनाव कर ले। ऐसा ना हो कई बच्चे संध्या के समय या अर्ली मॉर्निंग उठ करके लग जाते हैं, ना उनका शरीर साथ देता है ना उनका मन साथ देता है। आपको एक्सरसाइज भी करना है, योगा भी करना है, आपको घर के तमाम काम भी करने हैं, उसके बाद भी आपका जो बॉडी क्लॉक है जब वो पढ़ने के लिए कहता है उस समय को पहचानना। अगर आपने पहचान लिया, अब देखिए अंतिम बात क्या है, ब्रेक जरूर ले मेरे बच्चे। मैं हमेशा कहता हूं पढ़ाई के बीच में और पढ़ाई के बाद आप जरूर ब्रेक लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके मस्तिष्क में लगातार इन हो रहा है तो आपको ब्रेक की आवश्यकता होगी। अगर आप लगातार 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो फिर उससे ऊब जाते हैं। देखिए ऊबपन से बचना, ये बार बार मैं बच्चों से कहता हूं। ऐसे में आप
बीच में कम से कम एक छोटा सा ब्रेक, कुछ खाने का सामान आप जरूर अपने पास रख लें। इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप में कार्य क्षमता बढ़ेगी। ये इतनी बात जो है मैं कह रहा था तैयारी के लिए। अब एक बात और है, एक सब्जेक्ट में खपाए ज्यादा समय और मॉक देते रहें। अब देखो भाई, यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई के स्टडी प्लान बनाते समय आपको ध्यान रखें कि किसी विषय को इतना ज्यादा टाइम ना दे दें। कई बच्चों को मैथ नहीं आता, लगातार मैथ ही लगाते रहते। कई बच्चों को साइंस नहीं आता, साइंस ही लगाता। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे जो हमारे थोड़ा सा अंग्रेजी जिनका कमजोर होता है, वो तो लगातार अंग्रेजी को ही पढ़ते रहते हैं। समय का विभाजन आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा आधार है। तो इसके साथ साथ छात्रों को पिछले वर्ष के पेपर भी हल करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपना प्रैक्टिस सेट, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो एमसीक्यू में प्रश्न आने हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका सही तरीके से पढ़ना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल भी ना भूलें और लगातार मॉक देते रहें। मैं प्रश्न हल करने के हमेशा पक्ष में रहा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने में समय कम लगता है, बस मन बनने की बात है। आपका बॉडी क्लॉक अगर तैयार हो जाए तो आपका समय कम लगता है, लेकिन आप इससे आपकी तैयारी, आपको क्या है पता चलेगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी के स्तर पर पहुंच गए। ठीक है, ये इतनी बात। अब देखो, जो यूपीएसआई, एसएससी जीडी या टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी हिंदी पूछी जाती है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों का ये रहता है कि वो पढ़ाई करते हिंदी व्याकरण की, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा। तो ऐसी परिस्थिति में आज मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा। जो हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम है वो क्या है, कैसे एक पाठ्यक्रम दूसरे पाठ्यक्रम से तुलना कर सकते हैं, और कैसे एक साथ विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो कोर्स है वो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो मैं लेके आया हूं। अब आप सभी लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म आपको भरना है, परीक्षा देना है। हिंदी उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आता है। ऐसे में 30 से 40 प्रश्न हल करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, भाषा के प्रति उम्मीदवार के ज्ञान का आकलन करने के लिए अनुभाग केवल हिंदी में होगा। यह भाषा का जो व्याकरण का पेपर रहता है वो सिर्फ हिंदी भाषा में आता है। इस अनुभाग के अंतर्गत सबसे पहला संधि और संधि विच्छेद आता है, उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछता है, साहित्यकार की रचना और समसामयिक विग्रह जो आता है, विपरीत या विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द आते हैं, शब्द युग्म आते हैं, एक सार्थक शब्दों के लिए एक वाक्यांश या शब्दों से विशेषण बनाना। तो जो एसएससी जीडी का सिलेबस है, जो आपको परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में देखिए ऐसा कहीं नहीं है कि देखो अनेकार्थक शब्द है, वाक्य शुद्धि है, वाच्य है, क्रिया है, शब्द शुद्धि है, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक शब्द हैं, सरल मिश्र संयुक्त वाक्य है, और क्या है, ऑफिस बिल्डर संबंधित विशेष प्रकार का छोटा सा ज्ञान। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, एसएससी जीडी का सिलेबस जो हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जाता है, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, कारक, समास, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्तियां, मुहावरे, विराम चिन्ह, संधि, यही शब्द संपदा को मिला करके पूछा जाता है। तो कहीं अलग नहीं है। देखो, एसएससी जीडी का अगला मैं यूपी पुलिस का ला दे रहा हूं। ये देखिए, दोनों में सिलेबस 90% समानता है। आप सोचते हैं कि जो बच्चा एसएससी जीडी देगा वो यूपी पुलिस नहीं देगा, जो यूपी पुलिस देगा वो यूपी का टीजीटी पीजीटी नहीं दे सकता है। आप परीक्षाओं में जहां हिंदी पूछी जाती है, अब देखिए, मैं यूपी पुलिस का जो पाठ्यक्रम है वो खोला हूं। हिंदी व्याकरण, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यांशों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, समास, विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद, अलंकार। 90% सिलेबस आपका जो एसएससी जीडी का है वही सिलेबस यूपी पुलिस का है।
यूपी पुलिस में जितनी परीक्षाएं होती हैं सब में हिंदी व्याकरण के यही प्रश्न, इन प्रश्नों को मैं हल करा चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियो में देखेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर मैंने हल कराए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पाठ्यक्रम में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। अब देखिए, अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी भी दे रहे हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, नवोदय विद्यालय की भी, अगर उसमें भी 20 नंबर की 20 प्रश्नों की हिंदी आती है, वहां पर भी हिंदी की समझ, हिंदी व्याकरण, शब्दावली, वाक्य की बनावट, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और सही उपयोग यही पूछता है। तो यदि YouTube पे कोई भी विद्यार्थी हिंदी का ओवरऑल सेगमेंट देखे, तो हिंदी जिस सेगमेंट में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, मैं उसको आपके साथ क्या करता हूं, बातचीत करता हूं, उसके प्रश्नों को हल कराता हूं, व्याकरण के सारे कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस सेट ले आता हूं। अब देखिए, एक परीक्षा अभी हुआ है जिसका प्रारंभिक परीक्षा भी हुआ है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन का, जीएसटी का पेपर हुआ है। उसके भी सिलेबस में मैंने देखा कि एक समानता है कि जो टॉपिक, देखिए क्या है, जनरल हिंदी का सेक्शन जो हिंदी व्याकरण का विषय है, यानी इसमें भी संधि, समास, क्रिया, व्यंजन विषयों को अलगाव करना, हिंदी का पर्यायवाची, वाक्यांश, विलोम शब्द, हिंदी की समझ आदि विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब कंप्लीट हिंदी सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी व्याकरण के सभी प्रश्नों के सभी उत्तरों की व्याख्या के साथ पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूं। कल से जो कक्षा आपकी होने वाली है, उस कक्षा में पहले कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न रहेगा, प्रश्न पर आधारित उत्तर रहेंगे, उन उत्तरों की व्याख्या रहेगी। एक ऐसा जो आप ये वीडियो देख करके आप पूरे अपने कॉन्सेप्ट को, पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है जिस भी कोर्स के लिए, आप उसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बना लीजिए, मेरे साथ जुड़िए। मैं राइस स्मार्ट पर हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूं, जिसमें व्याकरण पहले कॉन्सेप्ट रहता है, फिर प्रश्न रहेगा, प्रश्नों के उत्तर, उत्तरों की व्याख्या रहेगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमें यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बहुत सारे बच्चों को इसे लिंक को शेयर भी करना है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।